नमस्कार दोस्तों। क्या भारत की संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का राज दरबार हो गई है? क्या वहां पर मजाकिया खेल खेले जा रहे हैं? और क्या अब दुनिया फिर से 100 साल पीछे उसी दिशा में जा रही है जो 1930 में दुनिया का हाल था? क्या पूंजीपतियों और लोकतंत्र जनता की बात करने वालों के बीच एक बड़े संघर्ष की नींव रखी जा रही है? और क्या भारतीय जनता पार्टी की साजिशें इस देश के अल्पसंख्यकों को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इन सब को खत्म करने की है और जैन और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म बना देने की है? क्या खेल है? इसी पर आपसे आज बात करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं कि भारत की संसद में क्या खेल खेला जा रहा है। वहां पर क्या चौपड़ खेली जा रही है या कुछ और खेला जा रहा है? ये इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से 2 दिन संसद चलाई गई वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था। भारत में संसद चलाने का एक नियम है, 11 बजे से लेके 6 बजे तक। उसके बाद में सभी सांसदों को टाइम दिया जाता है जिससे वो तमाम विधेयकों, तमाम सारी चीजों पे अध्ययन कर सके जो अगले दिन आने वाला है, और चीजें या जिस पर चर्चा चल रही है उसी पर वो तैयारी कर सके। लेकिन यह करने की बजाय ऐसे सदन चलाया गया जैसे युद्ध काल हो और उसमें रातों रात तक चलेगा। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के रात 2 बजने से चंद मिनट पहले वोटिंग होती है और उसके तुरंत बाद ही कहा जाता है मणिपुर पर चर्चा करनी। अब आप सोचिए, 3 बजे आप मणिपुर पे चर्चा कर रहे हैं। जब आप मणिपुर पे चर्चा करेंगे, कौन कितना करेगा, क्या करेगा, आप इससे समझिए क्यों रात के अंधेरे में ही हर गुनाह क्यों? आप याद करिए, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कहा रात के अंधेरे में, नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कहा रात के अंधेरे में, नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर लॉकडाउन लगाने का कहा रात के अंधेरे। और हर गुनाह, हर चोरी, हर डाका, हर चीज कब होती है? रात के अंधेरे। तथाकथित तौर पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही गई वो कब की गई? रात के अंधेरे। और जब हमारे पुलवामा में सैनिक शहीद हुए, किस समय हुए? रात के अंधेरे। हर काम ये रात के अंधेरे में करते हैं। रात के अंधेरे में कौन करता है? चोर, डकैत, इन्हीं के लिए टाइम होता है। सामान्य आदमी अपने उस टाइम में वो अपने घर के दूसरे और चीजें आराम से करता है। कोई ऐसी आफत नहीं आ गई, आफत आ जाती है तो जरूर करता है। फिर तो 24 घंटे क्या, 48 घंटे, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन सब करता है। मुझे याद है मेरे पिताजी बताते थे, एक बार एक मुठभेड़ हो रही थी और उस मुठभेड़ में 3 दिन मुठभेड़ चली थी। 3 दिन कुछ नहीं, वैसे ही कैसे क्या करना है समझ में उठे तो गोली लगी, यह हालत थी। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन अब मैं इसी पे आता हूं कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी। जब हमारे पास पर्याप्त टाइम था, हम बहस कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे, सार्थक कर सकते थे। नहीं हुआ। क्यों किया गया? क्योंकि सदन को अपना राज दरबार बना लिया है। सदन में बैठा स्पीकर हो या राज्यसभा में बैठा सभापति, जो उपराष्ट्रपति भी, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले, और ज्यादातर टाइम आप देखिए उन्हीं लोगों को बैठाया गया जो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी रहे। ऐसे लोगों को बैठा के अपने मुताबिक किसे बोलना है, किसे एक्सपंज कराना है, क्या करना है, इसका यह काम किया गया।
इस पूरे खेल के बाद यह बात समझ में आती है कि ये सब जानबूझ के किया गया। अब आता हूं क्यों किया गया और वक्त की प्रॉपर्टी पे निगाह क्यों। क्योंकि वक्त की प्रॉपर्टी पे अंबानी का एंटालिया भी बना हुआ है, जो मुंबई में उनका सबसे आलीशान भवन है। वक्त की तमाम प्रॉपर्टी पर निगाह अडानी की है, क्योंकि अडानी ने रियल एस्टेट पे बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है। अहमदाबाद में उनकी टाउनशिप किसी से पूछ लीजिए, सबसे लग्जरियस, सबसे महंगी है। उसके बाद में उनका धंधा मुंबई में, उनका धंधा और तमाम जगह है, और गुड़गांव में बड़ा धंधा है। ये सब बीजेपी शासन में ही हुआ है, इसके पहले नहीं था। अडानी किस चीज के व्यापारी हैं आप नहीं बता सकते। अडानी शिप से भी रिलेटेड करेंगे, अडानी पोर्ट भी चलाएंगे, अडानी एयरपोर्ट भी चलाएंगे, अडानी और न जाने क्या क्या चलाएंगे। तो ये खेल है। तो अडानी को जमीनों की जरूरत है, और तमाम कीमती जमीनें जो दिल्ली के लुटियंस जोन में और देश के तमाम अहम इलाकों में, क्योंकि जब मुगलिया सल्तनत थी, उसके पहले दूसरी सल्तनत थी, तो जो 1000 साल इस देश में शासन रहा मुस्लिम राजाओं का, उस दौरान तमाम संपत्तियां यहां पर उनकी तैयार, और उन संपत्तियों पर कैसे अडानी का कब्जा कराया जाए, जो धार्मिक कार्यों में लगी हो। इससे दो चीजें होंगी, अडानी को पैसा मिल जाएगा और धर्म का बेड़ा गर्क कर देंगे। यह खेल है, और जब यह खेल हो तो इसके लिए 24 घंटे यही प्रोसेस चलता है। यही प्रोसेस इसी तरीके से किसान बिल को लेके हुआ था। तो हर गुनाह के काम इन्होंने ऐसे ही किए। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के सांसद, जो बिहार से सांसद हैं, वो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने इसको लेकर के मुकदमा दायर कर दिया है, और पिटीशन दायर कर दिया है इस आधार पर कि यह संविधान के मूल भावना के ही खिलाफ है बिल, ये नहीं टिकेगा। क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में हमें नहीं पता, लेकिन लड़ाई तो लड़ी जाएगी। एक द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कविता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, तुम निडर। तो यह जो कविता है, वह कविता इत्तेफाक से उनके परिवार से भी मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है। मैं जिन दिनों आगरा में हिंदुस्तान अखबार का संपादक था, तो उनके परिवार से काफी कुछ मिलना था। उनके जो बेटे हैं द्वारिका प्रसाद जी के, वो आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये कविताएं इसलिए नहीं लिखी गई, इसलिए लिखी गई कि लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। जो आप डर के बैठ गए, कायर होके बैठ गए, आंधी तूफानों की चिंता की, पहाड़ की चिंता की, समुद्र की चिंता की, तो आप खत्म। इसलिए लड़ाई लड़नी। तो कांग्रेस पार्टी ने, जो डॉक्टर जावेद हैं, सांसद हैं बिहार से कांग्रेस के, उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया है, और उन्होंने इसको लेकर के पूरी तैयारी के साथ किया है, क्योंकि राज्यसभा में यह बात कह दी थी अभिषेक मनु सिंघवी ने कि हम यहां आपको तथ्य बता रहे हैं कि संविधान की मूल भावना क्या है, आप सुनेंगे अच्छा है, नहीं तो हमें आगे तो जाना ही पड़ेगा, और इसलिए आगे जाना हमारी मजबूरी भी है। तो यह एक बड़ी अच्छी चीज है। अब आता हूं, ये इन्होंने क्यों, इसी तरीके के खेल होते हैं, और ये हिंसा भड़काने के और सब करने के काम क्या करते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं, मुझे याद है बचपन के दिनों से ही मैं देख रहा हूं, अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि कथित का जो विवाद था, उस विवाद को लेकर वो विवाद आया था। उस विवाद को पैदा करने वाले बाहर से आए लोग, जो वहां कलेक्टर था उस समय, वो नायर बाहर से आया था, यूपी का रहने वाला नहीं था, अयोध्या का रहने वाला नहीं था। वो जो सिपाही जिसके संरक्षण में कुछ लोगों ने
वहां पर आरएसएस के लोगों ने जबरन मूर्ति रखी और फिर उस पर कुछ नहीं हुआ, वो सब आप समझ सकते हैं। बहरहाल इसके बाद में जिस तरह से वो उसने किया, बाद में वही बीजेपी का सांसद रहा, उसकी बीवी भी सांसद रही और बहुत कुछ। अब आता हूं, इसके बाद जब इसको विवाद को शांत कराने का रास्ता राजीव गांधी ने खोज लिया, शिलान्यास करवा दिया राम मंदिर का, मस्जिद को सुरक्षित कराने का पूरी प्लानिंग हो गई, और जब हो गया तो जबरदस्ती आडवाणी ने वह यात्रा निकाली। अब चाहे डालमिया हो, चाहे आडवाणी हो, चाहे कोई हो, ये सब कोई भी एक अयोध्या का रहने वाला नहीं था। और योगी आदित्यनाथ का जो गुरु, वो सब जो उसमें लगे हुए थे, वो कोई भी वहां के नहीं थे। अब इसके बाद आगे और आओ, अब आगे आप देखेंगे पूरे देश में इसको दंगा फैलाने का काम किया गया और आके किया गया। अब आजकल संभल की मस्जिद में क्या हो रहा है, संभल की मस्जिद में दिल्ली से कुछ लोग पहुंच जाते हैं और वहां पूजा करने का एक खेल करते हैं, बवाल क्रिएट करते हैं। जब बवाल नहीं हुआ, अशांति नहीं हुई और जो इनकी मनसा पूरी नहीं हुई, तो ये जुमे के दिन यह हरकत करने पहुंच जाते हैं। 500 साल से कोई नहीं आया था पूजा करने, अभी क्यों आ रहा है? 500 साल बाद यह याद क्यों आ रही है? चलिए, इसके बाद हर जगह मस्जिदों के नीचे, दरगाहों के नीचे मंदिर है, ये है, वो है, ये करने वाला वह विष्णु शंकर जैन वकील कौन है? ये तो जैन है, जैन अलग धर्म है, या तो कहें ये धर्म नहीं है और माने कि ये पाखंडी है, तो वो तो नहीं कहेंगे। तो ये विष्णु शंकर जैन और इसका बाप, ये इनकी वकालत नहीं चलती थी लखनऊ में, मुझे खुद याद है, मैं जिन दिनों वकालत कर रहा था तो उस समय मैंने इनको देखा है। तो साहब इन्होंने अब मंदिरों का ही ये खोज लिया, क्योंकि आरएसएस से जुड़े थे। कई बार कचहरी में वहीं जो बार का बड़ा हॉल है, वहीं पे बैठना होता था। ये लोग होते थे तो कई बार इनकी जो संगी वो सब चला करती थी, क्योंकि वकालत ज्यादा चलती नहीं थी तो मक्खियां मारा करते थे। तो हम लोग कई बार कमेंट कर देते थे, बड़ा चिढ़ जाते थे। तो बहरहाल अब इनकी साजिशें यूं करके चल रही, तो हर जगह मुकदमा करने, चाहे अजमेर हो ये चला जाता है, फतेहपुर सीकरी हो ये चला जाता है, आगरा ये चला जाता है, यहां ये चला जाता है। इस तरह से 100 के करीब जगह हैं जहां ये मुकदमा करने चला गया, और इसके अलावा किसी को नहीं पता है। इसी का अपना एक अलग इतिहास, कहीं इतिहास में वो वर्णित नहीं है जो ये बताता है। जबरन डिस्प्यूट क्रिएट करने के खेल किए जाते हैं वहां कुछ ना कुछ। जैसे अयोध्या में मूर्ति रखी गई थी और ड्रामा किया गया था कि नहीं, ये मूर्ति प्रकट होने से पता चल गया इसी जगह राम पैदा हुए। सीसीटीवी कैमरा लगा था जब वो क्या कहते हैं राम पैदा हुए। क्या बताते हैं, जगह कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? कोई आधार नहीं। चलिए, तो ये सारे खेल होते हैं और ये सब इसलिए डिस्प्यूट किए जाते हैं क्योंकि ये कीमती जगहें हैं और उन पर कब्जा करके दो माध्यम, एक तो हम उस कौम को नीचे दिखाना चाहते हैं, और दूसरा क्योंकि वो कौम इस देश के प्रति बहुत वफादार कौम रही। जब जब आक्रामक तरीके से लड़ना था तो दो ही लड़े, राजपूत लड़े और मुगल लड़े, और इन्हीं दोनों ने इस देश को बाकी विदेशी आक्रांताओं से बचाया, क्योंकि मुगल भी विदेशी नहीं थे। बाबर कंधार का रहने वाला था, और कंधार, यदि आप महाभारत पढ़ें तो देखिए कंधारी जो थी वो कंधार की राजकुमारी थी, वहां से आई थी। तो अब आप इससे समझ सकते हैं। और यदि आप नक्शा देखेंगे तो औरंगजेब के शासनकाल से वहीं जहां बाबर पैदा हुआ था वहां से लेकर के नीचे तक भारत की सल्तनत थी। जैसे उस समय हिंदुस्तान कहते थे, भारत नाम का कोई देश नहीं था। तो पूरा खेल समझिए।
अब इस पर निगाह किसकी है? अडानी की है। और अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है, यह बात राहुल गांधी साबित कर चुके हैं। इसलिए यह पूरा खेल चलता है। अब आता हूं यह खेल क्यों किया जा रहा है। आप यदि इतिहास में जाएंगे तो आज का जो दौर है वो एक प्रकार से 1930 में लौटने का दौर है, उसकी झलक दिखाई देती है। कैसे? आप यदि देखिए कि 1930 में जो समानताएं हैं और 1925 में वही है। जैसे जर्मनी, सोवियत संघ, इटली, हंगरी और जापान समेत कई देश तानाशाही चला रहे थे। कुछ देश दूसरी महामारियां आ रही थी और महामारियों से उबरने के बाद में अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा रही थी और आयात शुल्क लगा के और तमाम तरह से करके किस तरीके से टैरिफ वार उस समय खेली गई थी। बेरोजगारी चरम पर थी, कंगाली का आलम था और तमाम ये स्थिति थी। लोग इमदाद पर जीवित थे, बहुत सारे लोग, और खुद कैसे जनता को भ्रमित किया जाए और दूसरी चीजों में फंसाया जाए, उस समय एक खेल हुआ। और उसने इस देश को जिस हालत में लाके खड़ा कर दिया, आज दुनिया उसी तरफ जा रही है। और उसमें भारत की बड़ी भूमिका है, क्योंकि भारत में 140 करोड़ की आबादी होने का प्रधानमंत्री कहते हैं। अब वो 140 है, 150 है, 130 है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जनगणना भी इनकी कराने की हिम्मत नहीं पड़ रही। देश की अर्थव्यवस्था कर्ज से चल रही है और देश में बेरोजगारी उस दौर से भी ज्यादा हो गई है। 1830 के समय के दौर की बेरोजगारी जो थी उस पे हम पहुंच गए। 1830, 18वीं शताब्दी। अब आप सोचिए, और उस स्तर की हम स्थिति में आ गए हो तो कल्पना करिए, आज महिलाएं अपने जेवर, मंगलसूत्र सब गिरवी रख के, लोन लेकर के घर चला रहे, और बहुत बुरी स्थिति है। आप चंद लोगों की खुशहाली देख के सोचते हैं सब अच्छा अच्छा है, नहीं, आपकी तमाम बार हिम्मत नहीं है उन चीजों में करने की, और उस तरह की स्थिति में देश को लाके खड़ा कर दिया और देश को इसीलिए पुलिस स्टेट बना दिया गया। हर जगह पुलिस घुसती है, हर जगह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और डीआरआई, आरआई, जाने क्या क्या आपके घुस जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपकी जासूसी करने, आपकी प्राइवेसी खत्म करने और सब करने का खेल इसीलिए किया जाता है क्योंकि तानाशाह को डर लगता है कि पता नहीं कौन हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, कहीं क्या ये ना हो जाए। क्योंकि तानाशाह एक बार गिरा तो कभी आज तक उठ नहीं पाया है। ये आदिकाल से आज तक का इतिहास, वही बचा है जो सबको साथ लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चला, वही सबसे अच्छा राजा हुआ। इसीलिए अकबर को महान कहते हैं, इसीलिए तमाम सारे और लोग। तो अब इस दशा में जब लाके खड़ा कर दिया, इसी चीज से राहुल गांधी आपको आगाह करते रहे, बताते रहे, लेकिन आप नहीं समझेंगे। आज समुद्र खोदा जा रहा है, समुद्र भी अडानी को, पोर्ट भी अडानी को, एयरपोर्ट भी अडानी, सब दे दिया है टाउनशिप और सब डेवलप। क्यों? क्योंकि एक पूंजीपति हमारे पास ही होगा, और वो पूंजीपति, जैसा मैंने कहा, मोदी अडानी है, अडानी मोदी है, तो हमारे पास रहेगा। बांग्लादेश के लिए इतनी बातें होती थी, भारत के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि बांग्लादेश के कार्यवाहक से मिलने के बाद में यह कह सके कि आपके यहां क्या हो रहा है, बल्कि धंधे की बातें हो रही, यानी अपने धंधे से ऊपर कुछ नहीं है। अडानी गुरु खुश रहे, अमेरिका हमें गाली देता है, हमें कुछ करता है। आप देखिए 35% टैरिफ लगा दिया चीन ने भी अमेरिका पर, भारत ही। तो ये हमारा प्रधानमंत्री है। इतना बेशर्म प्रधानमंत्री हो तो फिर हमारे पास कुछ रह नहीं जाता। ये लड़ाई हमें आपको लड़नी है कि कोई पार्टी नहीं लड़ेगी। पार्टी हमें लीड कर सकती है, लीडर हमें लीड कर सकता है। तो फैसला तो आपको करना है कि अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो खड़े हो जाइए, मेरी शहादत होगी, लेकिन पीढ़ियां यदि बचेंगी
तो मैं अपनी शहादत देने को तैयार हूं। जय